नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आपके लिए उत्कर्ष क्लासेस का प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर 7 को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले के मॉडल टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको देखिएगा। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़िएगा और प्रश्न नंबर 114 से लेकर 118 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा, मनुष्य वही है जो मित्र का हाथ बांटकर अनेक विपत्तियां आने पर भी अपने कर्तव्य पथ से विमुख ना हो, दूसरे के लिए प्राणों तक को अर्पण कर देने वाले आदर्श आज हमारे सम्मुख हैं, जैसे महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, भगत सिंह इत्यादि। पशु बुद्धि विहीन होता है, परंतु मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि प्रदान की है ताकि वह उसका प्रयोग करके परोपकार करे। यदि उसमें परोपकार की भावना नाम मात्र भी ना हो तो वह पशु समान ही है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वह मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य को अपने राष्ट्र की सहायता करनी चाहिए। पेट पूजा तो कीड़े मकोड़े भी करते हैं। आगे देखिएगा, आत्मरक्षा में चींटी भी समर्थ होती है। मनुष्य समाज में रहता है, उसे समाज की दृष्टि से सोचना चाहिए, मात्र अपने शरीर की रक्षा में संलग्न रहने में मनुष्यता नहीं। सच्ची मनुष्यता की भावना ही है जो प्रेरणा देती है कि मनुष्य दीनों पर दया करे, शरणागत को शरण दे, दूसरों के दर्द को अपना समझकर उसका निवारण करे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 114 नंबर है, परोपकार शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। तो परोपकार शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दूसरों पर उपकार करना। क्या मतलब होता है? दूसरों पर उपकार करना। निम्नलिखित में से किस शब्द में संधि एवं उपसर्ग दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि भी है और उपसर्ग भी है? इसके लिए आपका है परोपकार। ठीक है, क्या है? पर प्लस उपकार। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला होगा, इसमें आपका संधि विच्छेद भी हो गया है और पर आपका उपसर्ग भी होता है। ठीक है, तो दोनों प्रयुक्त हुए हैं परोपकार में। अगला है कि मित्र का हाथ बांटकर, हाथ बटाकर, इस वाक्यांश में रेखांकित पद का पर्यायवाची क्या है? मित्र का हाथ बटाकर और हाथ का पर्यायवाची। देखिए, हाथ का पर्यायवाची क्या होता है? भुजा होता है, पहाड़ी होता है, करवी होता है। ठीक है, ये तीनों हाथ के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बाह वगैरह भी होता है, और जो हस्ती होता है ये हाथी का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? ये हाथी का पर्यायवाची होता है। हाथी के और पर्यायवाची क्या होते हैं? जैसे आपके सामने हस्ती हो गया, हस्ती के अलावा क्या होता है? तो होता है गज, गज हो गया, गज। इसके बाद मतंग। ठीक है, मतंग भी होता है। तो इस प्रकार से हाथी के भी होते हैं, हस्ती, हाथी, गज, मतंग। कुंजर क्या होता है? कुंजर। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? कुंजर। तो ये हो गए हाथी के पर्यायवाची। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नांकित में से असंगत विलोम शब्द युग्म है। असंगत विलोम शब्द युग्म है मतलब विलोम शब्द है, कैसा? असंगत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मनुष्य का विपरीत यहाँ पर पशु, विमुख का सम्मुख, अर्पण का ग्रहण, ईश्वर का देवता। तो ये चौथा वाला है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये विलोम है ही नहीं। ईश्वर का विलोम देवता नहीं होता है। ठीक है, ईश्वर का विलोम क्या होता है? तो ईश्वर का होता है अनीश्वर। क्या होता है? अनीश्वर। और देवता क्या होता है? तो देवता का होता है राक्षस। ठीक है, देवता का विलोम क्या होता है? राक्षस। ईश्वर का क्या होता है? अनीश्वर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शरणागत में समास कौन सा है? शरणागत का मतलब क्या होता है? शरण को आगत। ठीक है, शरण को आगत यहाँ पर हो जाएगा। और आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा कर्म तत्पुरुष। कौन सा बनेगा?
कर्म तत्पुरुष आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, मुजफ्फरनगर तथा रामपुर क्षेत्र में बोली जाती है कौन सी भाषा या कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर बोली जाती है खड़ी बोली। ठीक है, मुजफ्फरनगर रामपुर क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? खड़ी बोली। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्रज भाषा के प्रयोग का क्षेत्र नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? तो ये आपका होगा इटावा, एटा, बदायूं, बरेली। ठीक है, इटावा, एटा, बदायूं, बरेली। आपका यहाँ पर पहला वाला तो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ब्रज भाषा के क्षेत्र आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सभी हैं आगरा, मथुरा, धौलपुर, मैनपुरी, बरेली, बदायूं, अलीगढ़। आगरा, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, आगरा। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने यहाँ पर लिखे हैं ये सभी ब्रज भाषा के हैं। और इटावा, एटा, बदायूं, बरेली जो है इधर इस वाले पहले वाले में ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि एटा है और जो बदायूं वगैरह है, ठीक है, एटा बदायूं यहाँ पर लिखा हुआ है। इनमें जो भाषा बोली जाती है वो ब्रज भाषा। ये तो बिल्कुल सही है, मतलब पहला वाला यहाँ पर है। ठीक है, जो आपका गलत है। इन चारों में अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है। ठीक है, और सब में बोली जाती है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है और इससे पहले वाला जो था यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है ब्रज भाषा नहीं, क्षेत्र नहीं है। इटावा जो है ये नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये वाला गलत हो गया आपका पहला वाला। ठीक है, इटावा नहीं है। यहाँ पर इन्होंने कहा है निम्नलिखित में से अनुनासिक या सानुनासिक स्वर कौन सा नहीं है? तो अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक का मतलब होता है जिसमें जो नाक से बोलते हैं। ठीक है, जो नाक से बोलते हैं वो होता है आपका अनुनासिक। ठीक है, बात को समझ गए आप लोग? अनुनासिक का मतलब जो नाक से बोलते हैं। और एक होता है निरनुनासिक। क्या होता है? निरनुनासिक। ये क्या होता है? तो ये होता है जितने भी स्वर होते हैं ना, जितने भी स्वर होते हैं ना वो सभी आपके आते हैं निरनुनासिक में। यहाँ पर आप देखिएगा निम्नलिखित में से अनुनासिक मतलब नाक से बोलने वाले, तो ये सभी हैं। कौन सा नहीं है? तो आपका जो पहला वाला है ना ये नहीं है। और सभी आप देखें तो एक अंक की बिंदी जो है वो आपकी लगी हुई है, किसी में चंद्र बिंदी लगी है। ठीक है, इसलिए आपके वो नहीं होंगे। आपका जो बनेगा अनुनासिक नहीं है वो आपका बन जाएगा पहला वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा खेप। खेप का तत्सम होता है छेप। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? खेप आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? छेप। इसके बाद देखिए जो और सभी आपके हैं वो तत्सम हैं। तो घट का क्या होगा? तो घट का आपका हो जाएगा घड़ा। घट का क्या होगा? घड़ा हो जाएगा। गौर का क्या होगा? गोरा हो जाएगा। खाद का क्या होगा? खाद का हो जाएगा खड्ड। क्या हो जाएगा? खड्ड। ठीक है, आगे देखिएगा उद्वाह शब्द किसका पर्यायवाची है? तो उद्वाह की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो आपका हो जाएगा विवाह। उद्वाह किसका है? विवाह का पर्यायवाची है उद्वाह। ठीक है, इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है? विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है। यहाँ पर आप देखेंगे सहित का विहित, सहमत का असहमति, सहयोगी का प्रतियोगी, सह का असह। यहाँ पर आपका हो जाएगा सहमत और असहमत। ठीक है, और सभी सही हैं, ये अशुद्ध है। सहमत का असहमत और सहमति का असहमति। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी है इसीलिए वाला गलत है। सहमत का मात्र होगा असहमत और सहमति तो असहमति। ठीक है, अगला है कि इकौता शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा होगा? इकौता शब्द के लिए उचित वाक्यांश आपका होगा उंगलियों में होने वाला फोड़ा। उंगलियों में होने वाला फोड़ा उसे कहते हैं हम लोग इकौता। अनिश्चित जीविका, इसके लिए आपका होगा आकाश वृत्ति। क्या होगा? आकाश वृत्ति, ये होगा। ठीक है, अनिश्चित जीविका। आग से झुलसा हुआ, तो आग से झुलसा हुआ इसे क्या कहेंगे? अनल दग्ध। क्या कहेंगे? अनल दग्ध। और इसके बाद आपका है कि आदि से अंत तक, ये आपका होगा आद्योपांत। क्या होगा? आद्योपांत। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इकौता का मतलब
अंगुलियों में होने वाला फोड़ा। अनिश्चित जीविका मतलब आकाश वृत्ति। आग से झुलसा हुआ। अनल दग्ध। आदि से अंत तक आद्योपांत। आगे देखिएगा इसके बाद छत्र शब्द का अर्थ क्षत्रिय है, तो छात्र शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ क्या होगा देखिएगा, छात्र का मतलब होगा क्षत्रिय संबंध। क्या होगा? क्षत्रिय संबंध। इसके अलावा आपसे यहाँ पर कहा गया है हानि। तो हानि को हम लोग कहते हैं क्षति। क्या कहते हैं? क्षति कहते हैं हानि को। और पृथ्वी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्षिति। चारों शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, इन चारों को याद कर लीजिएगा। छत्र का मतलब क्षत्रिय, और छात्र का मतलब क्षत्रिय संबंध, हानि का मतलब क्षति, और पृथ्वी का मतलब क्षिति। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा होगा। वास्तव में वह बड़ा आदमी है। शिवाजी की खूब धाक जमी। चरखा काटना चाहिए। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। ठीक है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, बिल्कुल सही है। वास्तव में वह बड़ा आदमी है, तो यहाँ पर आपका वास्तव में ना होकर यहाँ पर होना चाहिए था इसकी जगह पर वस्तुतः। ठीक है, वस्तुतः वह बड़ा आदमी है। शिवाजी की खूब धाक जमे, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर खूब नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा काफ़ी। ठीक है, काफ़ी। शिवाजी की काफ़ी धाक जमी। चरखा काटना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप क्या बताएंगे? चरखा काटना की जगह होगा चलाना चाहिए, चलाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर बात को समझ के होंगे। शुद्ध वाक्य आपका होगा उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो खेजड़ी आपका है स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, खेजड़ी कैसा है? स्त्रीलिंग है। और ये सभी हैं आपके ये सभी आपके पुल्लिंग है। अमरूद, पपीता, सागवान। ठीक है, ये सभी कैसे हैं? ये सभी पुल्लिंग है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो ये सभी जितने भी लिखे हुए हैं ये सभी पेड़ के नाम हैं, ये सभी पेड़ के नाम हैं। तो इसमें से आपका खेजड़ी जो होता है स्त्रीलिंग होता है, खेजड़ी। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा अगला प्रश्न लिखा हुआ है प्राण शब्द का बहुवचन क्या होगा? प्राण शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो प्राण शब्द का बहुवचन आपका मतलब प्राण शब्द खुद बहुवचन होता है। ठीक है, हमेशा बहुवचन होता है प्राण। ठीक है, हमेशा बहुवचन होता है। ऐसे ही बहुत से शब्द होते हैं जो हमेशा के लिए बहुवचन होते हैं। अगर हम बात यहाँ पर कर लें थोड़ी सी, एक तो आपका प्राण का प्राण रहेगा, और बात कर लें जैसे आपका होता है आंसू, तो आंसू जो है हमेशा बहुवचन रहता है। और आपका देखिएगा होश, होश हो गया, और हस्ताक्षर, ये भी आपका हमेशा कैसा रहता है? हमेशा बहुवचन रहता है। इसके बाद बाल, बाल भी हमेशा आपका कैसा रहेगा? बाल भी हमेशा आपका बहुवचन रहेगा। समाचार, ठीक है, क्या? समाचार। ठीक है, तो ये मेन जो थे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, लोग अगर हो जितने मुख्य थे यहाँ मैंने बता दिया आपको है कि प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर, बाल, समाचार, लोग, ये हमेशा कैसा रहेगा? हमेशा बहुवचन। माँ का लाडला कहाँ गया? वाक्य में प्रयुक्त कारक क्या है? तो यहाँ पर क्या कहा गया? माँ का लाडला कहाँ गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माँ का लाडला, यहाँ पर बीच में का लगा हुआ है, तो का मतलब है संबंध कारक होगा। ठीक है, संबंध कारक में होता है काके के, रारी रे नानी ने। ठीक है, का की के, ये होता है संबंध में। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर माँ का लाडला है, इसका मतलब संबंध कारक आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है? देखिए, संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण आपसे यहाँ पर कहा गया है, आप बताएंगे हो सकता है वह आए। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, संभाव्य है। ठीक है, हो सकता है लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर संभाव्य होगा। चौथा वाला करेक्ट है। ठीक है, हो सकता है वह आए। मैं कल बाजार जाऊँगा, ये वाक्य जो आपका रहेगा ये कौन सा काल रहेगा? ये आपका रहेगा सामान्य भविष्य। क्या रहेगा? सामान्य भविष्य काल। इसके बाद है अंकित तुम जयपुर जरूर जाइएगा। अंकित तुम जयपुर जरूर जाइएगा, इसमें कैसा है? मतलब आदेश दिया जा रहा है यहाँ पर है, तो आज्ञार्थक भविष्य होगा। ठीक है, कैसा होगा? आज्ञार्थक भविष्य। ठीक है, आज्ञार्थक भविष्य यहाँ पर होगा। यदि आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, ऐसे वाले वाक्य जो आपके होते हैं ये किस में आते हैं? ये आते हैं हेतु, हेतु मद, हेतु, हेतु। ठीक है, हेतु, हेतु
मद भविष्य, ठीक है, तो ये भी भविष्य वाला आ जाएगा। तो बात समझिएगा, संभाव्य भविष्य की बात करेंगे तो हो जाएगा हो सकता है वह आए। मैं कल बाजार जाऊंगा, सामान्य भविष्य काल। एक अंकित, तो तुम जयपुर जरूर जाइएगा। तो यहाँ पर आज्ञा दी गई तो आज्ञार्थक भविष्य होगा। यदि आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, हेतु हेतु मद भविष्य हो जाएगा। मोहन से हंसा नहीं जाता, वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? देखिए, जब मजबूरी में काम किया जाए या मतलब से लगा हो, ठीक है, बात समझिए, कर्ता के बाद या तो सीधे से लगा हो या मजबूरी प्रकट की गई हो। मोहन से हंसा नहीं जाता, वहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपका हमेशा भाववाच्य होता है। कैसा होता है? भाववाच्य होता है। मंदिर के पीछे तालाब है, वाक्य में प्रयुक्त अव्यय क्या है? मंदिर के पीछे तालाब है, पीछे लगा है, ठीक है। अब देखिएगा, मंदिर के पीछे क्या है? तालाब। तो यहाँ पर बिहाइंड माने क्या होता है? पीछे होता है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, ये है क्या? ये एक है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन है। इसीलिए यहाँ पर इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। क्या कहते हैं इसको? संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। इसलिए आप जहाँ पर देखिएगा, अगर कोई भी प्रीपोजिशन लगा है, इसका मतलब संबंध बोधक अव्यय होगा, ठीक है। पहला वाला करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला देखिएगा, प्र उपसर्ग का अर्थ है। तो प्र उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो प्र का मतलब होता है पहले। प्र का मतलब क्या होता है? पहले। प्रत्येक का मतलब क्या होता है? तो प्रत्येक होता है प्रति। क्या कहते हैं इसको? प्रति माने प्रत्येक। विपरीत के लिए अगर हम कहें तो विपरीत के लिए हम कह सकते हैं परा, ठीक है। परा कह सकते हैं विपरीत के लिए। और चारों ओर के लिए क्या होगा? परि, ठीक है, परि। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, परा का मतलब पहले, प्रत्येक का मतलब प्रति, विपरीत मतलब परा, चारों ओर मतलब परि, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर मरियल शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय क्या है? मरियल में मूल शब्द व प्रत्यय मरी प्लस ईयल। क्या होगा? मरी प्लस ईयल, ठीक है। बात को समझिए आप लोग यहाँ पर, मरी प्लस ईयल। आगे देखिएगा, निम्नलिखित शब्द में पयोद शब्द में संधि है। निम्नलिखित में से पयोद शब्द में संधि है। तो पयोद का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? आपका हो जाएगा पयः और प्लस द, ठीक है, पयः प्लस द। विसर्ग संधि आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा पयः प्लस द, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्कृष्ट शब्द में संधि है। उत्कृष्ट शब्द में संधि कौन सी है? देखिए, उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट की बात करेंगे, इसका आपका हो जाएगा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट प्लस ता, ठीक है, उत्कृष्ट प्लस ता। यहाँ पर आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। बात को समझ गए होंगे आप लोग, उत्कृष्ट प्लस ता। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि भिक्षाटन शब्द का सही समास विग्रह क्या है? तो भिक्षाटन का मतलब क्या होता है? भिक्षा के लिए अटन, भिक्षा के लिए अटन, ठीक है, भ्रमण। तो ये आपका होगा समास विग्रह, भिक्षा के लिए अटन। यहाँ पर आप देखेंगे, प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है? सुशासन शब्द में समास कौन सा है? सुशासन। यहाँ पर आप देखेंगे तो शासन की विशेषता बताई गई है कि सु माने अच्छा शासन, और जब अच्छा है जो शासन, अगर इस प्रकार से कोई शब्द हो, अच्छा है जो, तो है जो अगर लगा है तो इसका मतलब होगा यहाँ पर कर्मधारय समास बन जाएगा, ठीक है। कर्मधारय समास आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो चौथा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, तो अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है कि बिजली चमकी फिर भी वर्षा नहीं हुई, वाक्य किस विराम चिन्ह का उदाहरण है? तो विराम चिन्ह की अगर हम बात करेंगे, बिजली चमकी फिर भी वर्षा नहीं हुई, यहाँ पर आपका अर्ध विराम लगा हुआ है, ठीक है, अर्ध विराम लगा हुआ है यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, अर्ध विराम लगा हुआ है। आगे देखिएगा, इसके बाद आँखों का पानी ढल जाना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो आँखों का पानी ढल जाना, लज्जा रहित हो जाना। आँखों का पानी ढल जाना मतलब लज्जा रहित हो जाना, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिएगा, इस घर का बाबा आलम ही निराला है। तो लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या होगा? इसका भावार्थ होगा सब कुछ विचित्र होना, ठीक है। इस घर का बाबा आलम ही निराला है मतलब सब कुछ विचित्र होना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, ठीक है, क्या है?
रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात कर लें, ठीक है, जो शोक है ये किसका है, ये है करुण रस का, ठीक है, करुण रस जो आपका होता है इसका है शोक। उत्साह किसका है, वीर रस का है, ठीक है, वीर रस का उत्साह। और भय किसका है, तो भयानक रस, ठीक है। तो चारों मैंने आपको बता दिए हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस का स्थायी भाव भय। सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, चौपाई। कौन सा है, चौपाई है, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। तो यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1982 में, 1982 में मिला था, ठीक है। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ मिला था 1982 में। खादी के फूल के रचनाकार कौन है, खादी के फूल के रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन। रामधारी सिंह दिनकर की ज्ञानपीठ प्राप्त रचना कौन सी है, जिस पर उनको ज्ञानपीठ मिला था, उर्वशी, ठीक है, उर्वशी के लिए मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। उत्तम का मतलब या तो मैं और या तो हम, इन्हीं के सभी पार्ट होने चाहिए। यहाँ है मैं, यह वहाँ लगा है, मतलब नहीं होगा। तो तुम तो नहीं है, मेरा मुझको हमको, ये आपका तीसरा वाला है, ठीक है, मेरा मुझको हमको, मैं से बनेगा मेरा मुझको और हम से बनेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में हेतु हेतु मद भविष्यकालिक क्रिया का उदाहरण है, हेतु हेतु मद भविष्य, ठीक है। पहला है रमेश अपने पिता से मिलने भरतपुर जाएगा, ये नहीं है। अगर मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर मेहनत करोगे सफल हो जाओगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे, यहाँ पर अगला है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। देखिए गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बच्चे जो आपका है ये आपका नहीं होगा, ठीक है, कुछ बच्चे जो आपका है ये आपका नहीं होगा गुणवाचक। और बूढ़ा आदमी, आदमी की विशेषता बताएगी बूढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पर पश्चिम और कुछ और बेईमान आदमी, ठीक है, ये सभी आपके गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं, लेकिन कुछ बच्चे आपका नहीं होगा। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।